Hello everyone, a very good morning, good afternoon and good evening depending of course from wherever and whenever you have joined this discussion. नमस्कार, मैं हूँ रुचिता और स्टडी स्टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज़ को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पहले ख़त्म कर देंगे और फिर कभी कभार हमारे एग्ज़ाम में कुछ एक आध ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो हम उनको एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे। ऑलराइट, ये सिलेबस है जो 2019 में अपडेट हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे। आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब ये हमारा पहला वीडियो है और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नेचर का है, इसलिए हम सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ों को ज़रा एक बार देख लेंगे और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस को। यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशंस को चूज़ किया है। सबसे पहले जॉन डेवी। जॉन डेवी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पेडागोजी की फील्ड में, इनके बारे में हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। Now he defines education as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities. देखिए, वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इंसान के अंदर एक पावर डेवलप करता है जिससे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड उसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पर हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। तो बिल्कुल सही कहावत है। जब आपके अंदर किसी चीज़ का नॉलेज बहुत बढ़ जाता है या आप बहुत अच्छे से एजुकेशन के थ्रू अपने आप को नॉलेज से अपडेट रखते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं और बात करते हैं। उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुरूप ढाल पाते हैं, ठीक है, और आपकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ है अचीव करने की, वो आप बिल्कुल फुलफिल कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ये कैसे डिफाइन करते हैं? He defines education as the manifestation of perfection already in man. ये कह रहे हैं कि एजुकेशन हमें परफेक्शन की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। आप अपने आप को जैसे जैसे एजुकेशन के थ्रू अपडेटेड रखेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे, आप उसी के साथ साथ परफेक्ट भी होते चले जाएंगे। और ये सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट में नहीं, आप अगर हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो जो काम आप रोज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी आदत बन चुकी है, तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। आपने कोई डिश बनाई है, आपने 4-5 बार उसे बना ली है, तो जितनी बार आप उसको बनाएंगे तो आप फिर उसके बाद उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, ठीक है, मास्टर शेफ हो जाएंगे। ऑलराइट, इसी के साथ मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आप में से हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स दे चुके होंगे, है ना। कभी हमारा नेट 1-2 मार्क्स से रह जाता है, कभी JRF रह जाता है, लेकिन देखिए, कभी क्रैक हो पाना नहीं हो पाना ये तो एक एस्पेक्ट है, पर अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट हमारे मार्क्स का और जो कट ऑफ का जो डिफरेंस है ना, जो जितना उनमें गैप है, वो गैप हमें कम करना है, ठीक है, और वो इसी अटेम्प्ट में करना है। बस यही सोच के आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और आप ज़रूर इसमें JRF को अचीव कर लें, क्रैक कर लें। बस आपको यही सोच रखकर ही आगे प्रिपरेशन करना है। देखिए, जितना आप एजुकेशन से अपने आप को जुड़ा हुआ रखेंगे, उतने ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, है ना, और फिर आपकी एग्ज़ाम भी इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। He defines educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role model. देखिए, एजुकेशनिस्ट ऐसे होने चाहिए जो अपने लर्नर्स में एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकें, कि उनमें ऐसी उत्सुकता पैदा कर सकें कि जो चीज़ उन्हें पढ़ाई जा रही है वो उसमें और डीपली थोड़ा सोचें, फिर अपनी क्रिएटिविटी लाएं, है ना। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरल एंड मॉरल लीडरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योर तो बन जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लर्नर्स में क्या आनी चाहिए? मोरालिटी आनी चाहिए, सही और गलत की पहचान, सही मीन्स से अपने एम को फुलफिल करना उन्हें सिखाना चाहिए एजुकेशनिस्ट को, और उनके रोल मॉडल भी बनना चाहिए।
ऑल राइट, तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। अब आते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे। देखिए, हम क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट, हमारा एम है कि हमें एक टीचर बनना है, तो आप इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ना लेते हुए बस इसे एक प्रोसेस की तरह समझिए, जहाँ पे आप टीचिंग के बारे में नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, और जो भी इसका सिलेबस है, जैसे आपका जो पेपर 2 का जो भी सब्जेक्ट होगा, आप उसे इस तरीके से पढ़िए कि आपको ये चीज़ कल को आगे बच्चों को पढ़ानी है, तो आप किस तरह पढ़ाएंगे, राइट। इससे क्या होगा ना, हमारी जो ये एग्ज़ाम देने की प्रोसेस है ये थोड़ी इजी हो जाएगी, और हमें ये सिलेबस बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, तो हमें इसे एज अ प्रोसेस लेना है, ठीक है। जब आप अपने आप को टीचर समझ के ये पढ़ेंगे ना, तो फिर ये एक एग्ज़ाम नहीं रहेगी, बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा आपको पढ़ना फिर, ओके। ऑल राइट, सो टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है स्किल, है ना, ये एक स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज की, इसलिए आप देखेंगे कि हर टीचर का तरीका अलग होता है अपने कंटेंट को डिलीवर करने का, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाने का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अपनी मौलिकता के आधार पर ये टीचिंग बेस्ड होता है, इसीलिए जो सारे टीचर्स हैं वो अपने अपने मौलिकता के अनुसार ही किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो शेयर किया जाता है, एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। देखिए, जैसे हम और आप जुड़े हैं, मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की है ताकि मैं आपको एक लर्निंग का जो माहौल है वो आपको डेवलप करके दे सकूं, ताकि आपको भी ऐसा फील हो कि हाँ, हम इस लर्निंग प्रोसेस में पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। इसीलिए एक टाइप ऑफ सेटअप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई चीज़ सिखानी है तो, है ना। देन प्लानिंग, ऑफ कोर्स टीचिंग प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। किसी भी टीचर को सबसे पहले ये प्लान करना पड़ता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना है, किस तरीके से समझाना है, माध्यम क्या होगा, कौन सा मीडियम यूज करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी को हमें यूज करना है। तो ये सारी चीजें पहले ही प्लान करनी बहुत जरूरी है, और ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है और कितने अच्छे से आपने प्लान किया है। सबसे पहला है हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं और जो आपकी लर्नर से अपेक्षाएं हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो इस चीज को लर्न करे, वो कितनी हद तक उसमें आप सफल हो पाए हैं। एंड दूसरा, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, कितने एक्यूरेटली आप उनके लर्निंग को मेजर कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, आप उन्हें शायद कोई क्वेश्चंस दे सकते हैं, एमसीक्यूज दे सकते हैं, तो उससे आप बिल्कुल ये टेस्ट कर पाएंगे कि लर्नर को आपके कंटेंट से कितना समझ आया है। देन प्रोसेस, ऑफ कोर्स टीचिंग इज अ प्रोसेस जहां पे लर्नर, टीचर and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals. जब हम प्रोफेशनल टीचिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें एक सिस्टमैटिक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, जहां पे लर्नर होते हैं, टीचर्स होते हैं और दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। अब ये दूसरे वेरिएबल्स में आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। आपके कॉलेज का कैंपस हो सकता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, किस मीडियम से आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इन्फ्लुएंशियल, of course teaching is an activity that influences a child to learn and acquire desired knowledge and skills and also their desired ways of living in the society. देखिए, बचपन से अभी तक हमारे जहन में कुछ टीचर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस ले लेते हैं, है ना। आपको सारे टीचर्स तो शायद याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक टीचर्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, बिकॉज हो सकता है उन्होंने पढ़ाई से ऊपर उठ के हमारे किसी फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, या हमारी कोई बात बहुत अच्छे से सुनी हो और उनकी बातों से हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया हो, राइट। कोई आपको ऐसा भी कोई टीचर याद हो सकता है, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, लेकिन उस टीचर की वजह से आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ गया और आपका वीक सब्जेक्ट एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में तब्दील हो गया,
है ना। तो इसीलिए ऑफ कोर्स जो हर टीचर होता है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले टीचिंग इज मेनली थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। टीचिंग बहुत ही थ्योरी बेस्ड होती है और एब्स्ट्रैक्ट भी होती है साथ ही साथ। इसका मतलब आप चीज़ों को अलग अलग मीनिंग्स दे के समझा सकते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल एंड कॉन्क्रीट होती है। आपको एक SOP तैयार करके दी जाती है, राइट। इसका एक प्रोसीजर होता है और उसी तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, ठीक है। द एम ऑफ टीचिंग इज मेनली टू इंश्योरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन्स। यहाँ पे खाली ये इंश्योर करना होता है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, टू इंश्योर द डूइंग ऑफ ट्रेनिंग्स, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करवाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ये ध्यान दिया जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से वो काम कर पा रहे हैं। टीचिंग इज मोर एकेडमिक और नॉलेज बेस्ड एंड ट्रेनिंग इज मोर स्किल बेस्ड एंड फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। यस, जो टीचिंग है वो बहुत एकेडमिक नेचर की होती है और इसमें नॉलेज को इम्पार्ट करना होता है। लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें आपकी स्किल्स को और मजबूत किया जाता है और सिर्फ एक प्रोफेशन पे ही ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट है तो उसमें आपको उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑफ कोर्स, है ना। जैसे B.Ed किया है तो आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। देन टीचिंग गिव्स एक्सटेंसिव डोमेन्स विद लिमिटेड नॉलेज इन जनरल, ये इम्पॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग क्या होता है, इट गिव्स इंटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ लिमिटेड डोमेन। देखिए टीचिंग में जैसे हम जब 10th स्टैंडर्ड तक हमने जितनी भी पढ़ाई की है तो हमने मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यानी मल्टीपल डोमेन्स है और उसके बारे में हमको लिमिटेड नॉलेज मिली है। क्योंकि आप देखेंगे हमने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें से हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो पढ़ाई गई हैं ताकि हमें हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाए, राइट। लेकिन जो ट्रेनिंग है वो तो इंटेंसिव इंफॉर्मेशन एक ही डोमेन के बारे में हमें देती है। जैसे हमने पहले देखा पर्टिकुलर प्रोफेशन, राइट। तो एक ही प्रोफेशन से रिलेटेड हमें इंटेंसिव नॉलेज दी जाती है। टीचिंग डील्स विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड ट्रेनिंग इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जैक्टली, है ना। टीचिंग में आपको थ्योरी बता दी जाती है और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपकी ट्रेनिंग में हो जाता है। टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट न्यू नॉलेज। आप जिसके बारे में अज्ञात होते हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको नई नॉलेज दी जाती है टीचिंग के माध्यम से। लेकिन जो ट्रेनिंग है it equips and enhances the already knowledgeable concepts with tools and techniques to develop a specific skill set। जो ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए आपको नई टेक्निक्स के द्वारा उस चीज़ को समझाया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकली उसको आगे कर पाएं। जैसे आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस देखेंगे, अब ये बहुत ही डायनामिक नेचर के होते हैं, राइट। हर दिन हर महीने आप देखेंगे नई नई टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं। तो आप देखिए, आप इसको चलाना भी सीख रहे हैं, है ना। अब ये टेक्नोलॉजी तो वही है लेकिन दिन ब दिन क्या हो रहा है, हम इसमें एडवांस होते जा रहे हैं और हम आपस में ही सीखते भी जा रहे हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, ये एक ट्रेनिंग ही हुई। आप टेक्नोलॉजी को चलाना सीख रहे हैं, है ना। तो एक आपकी नॉलेज बेस है लेकिन उसी को आप एनहांस करते चले जाते हैं और नई नई टेक्निक को सीखते चले जाते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अगेन बहुत ही लिमिटेड डोमेन का नेचर है इसका, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। टीचिंग के दौरान भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। हो सकता है आप एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में भी जब आपको बोला जा रहा है तो वो इंस्ट्रक्शंस ही है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं भी कोई म्यूज़ियम में जाते हैं या कोई हिस्टोरिक प्लेस पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे एज एन इंस्ट्रक्शन काफ़ी चीज़ें बता दी जाती हैं, राइट। तो ये टीचिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ टीचिंग में इंस्ट्रक्शन का यूज़ ज़रूर होता है। ऑलराइट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट्स स्कोप इज़ नैरो एंड लिमिटेड। इट इज़ द डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स बाय द टीचर। जब टीचर पढ़ाते टाइम आपको कुछ कंटेंट्स के बारे में कोई नॉलेज देता है तो उसे इंस्ट्रक्शन कह देते हैं।
No interaction is involved between the teacher and the learner, but it still facilitates the achievement of teaching objectives. इसमें क्या होता है, कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा, ये सब वन साइडेड कम्युनिकेशन है जहाँ पे आपको टीचर इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं. एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर्मल. एग्जैक्टली, ये हमेशा फॉर्मल ही होगा. ठीक है. और जो टीचिंग है वो बिल्कुल डिपेंड करता है टीचर पे ही कि वो किस तरीके का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, इनफॉर्मल या फॉर्मल. देन इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड बोथ टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. टीचिंग में भी इसका यूज़ होता है और क्लासरूम मैनेजमेंट जहाँ पे बच्चों को कंट्रोल करना होता है. आपने हमेशा सुना होगा ना, टीचर्स हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, प्लीज़ मेंटेन डिसिप्लिन, फिंगर ऑन योर लिप्स, है ना. ऐसे कुछ कुछ ट्रेडमार्क स्टेटमेंट्स होते हैं टीचर्स के जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. तो इसीलिए क्लासरूम को मैनेज करने के लिए भी उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं. ठीक है. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं. सी, इंडोक्ट्रिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ inculcating a person with ideas, beliefs, attitudes, cognitive strategies और professional methodologies. देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि टीचिंग से ऊपर जाके जो लर्नर की बिलीव्स, जो उसके आइडियाज़ है, जो उसके रिलीजन के बारे में कोई बिलीव्स हो सकते हैं और उसके कोई एटीट्यूड्स हो सकते हैं, उसका जो रहने का तरीका है, जब आपकी टीचिंग उन चीज़ों को इम्पैक्ट करती है तब उसे इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाता है. जैसे कि हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो भी एक तरीके की टीचिंग ही दे रहे हैं, लेकिन उनकी टीचिंग रिलीजियस होती है. ठीक है. या तो आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ बता दिया जाता है ना, भगवान के बारे में कोई बात हो रही है जहाँ पे सीधे सीधे आपके बिलीफ सिस्टम को ही इम्पैक्ट कर दिया जाता है, तब आप इसे इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं. ठीक है. और ये पहले से ही किन के बीच में मौजूद होती है, इट इज़ इम्प्लिसिट इन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. ठीक है. बचपन से ही हम में बहुत सारे संस्कार ऐसे दिए जाते हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा, और वो हमारे बड़े होने तक या जब तक हम जी रहे हैं तब तक वो हमारे साथ चलते ही आते हैं. राइट. वो कुछ भी हो सकता है, आपकी जो भी जीने की जो लाइफस्टाइल है, जो आपके बिलीव्स है, जो आपकी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. और उसी से क्या होता है, इट हैज़ एन एसेंशियल फंक्शन इन फॉर्मिंग स्टेबल कम्युनिटीज़ ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़. ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हम एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम में किसने डाली हैं, हमारे पेरेंट्स ने डाली हैं, क्योंकि वो भी किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसीलिए, और धीरे धीरे हम भी उसी का पार्ट बन जाते हैं. इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग. ठीक है. जब आप किसी के सीधे बिलीफ सिस्टम को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो हाईएस्ट ऑर्डर हो जाता है टीचिंग का. Then the ideas and beliefs are impressed upon others and can be included and in teaching too. जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे बिलीफ है, ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं भगवान को मानती हूँ या नहीं मानती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी अगर मेरे लर्नर्स में डालने की कोशिश कर रही हूँ तो उसे फिर हम इंडोक्ट्रिनेशन कहेंगे. मेरे आइडियाज़ में दूसरों पे एक तरीके से उनके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन बट नो इंडोक्ट्रिनेशन कैन बी डन विदाउट टीचिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, टीचिंग आप बिना इंडोक्ट्रिनेशन के कर सकते हैं, है ना. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मैं किस चीज़ में बिलीव करती हूँ, नहीं करती हूँ, मैं किस भगवान को मानती हूँ, मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, नहीं करती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं टीचिंग में भी आपको बताऊँ, है ना. लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो बिना किसी टीचिंग के नहीं हो सकती है. अगर मेरे आइडियाज़ को मैं चाहती हूँ कि आप भी फॉलो करें, तो सबसे पहले मैं आपको उन आइडियाज़ के बारे में टीच करूँगी, मैं आपको सिखाऊंगी, और उसके बाद मैं ये धीरे धीरे आपके अंदर ये चीज़ें आ जाए ऐसी कोशिश करूँगी. फिर मैं आपको इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करूँगी. ठीक है. तो इंडोक्ट्रिनेशन में टीचिंग होती है, लेकिन जो नॉर्मल टीचिंग है उसमें इंडोक्ट्रिनेशन आप ना लाएं, ये पॉसिबल है. ठीक है. इसीलिए टीचिंग बिना इंडोक्ट्रिनेशन के हो सकती है, बट इंडोक्ट्रिनेशन बिना टीचिंग के नहीं हो सकता है. ऑलराइट.
अब हम देखते हैं नेचर और फीचर्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहला है टीचिंग टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट यानी जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और ये चेंज होता रहता है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक हो गए हमारे टीचर, एक स्टूडेंट, एंड जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ या टीचिंग मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे 3rd वेरिएबल्स हो जाते हैं। अब जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि टीचर इज द कंट्रोलर, राइट। तो इसीलिए इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। स्टूडेंट जो है वो पैसिव मोड में होते हैं, मतलब उनको टीचर्स को फॉलो करना है और वो टीचर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, आप इस प्रोसेस को बाइपोलर भी कह सकते हैं जिसमें टीचर एंड लर्नर है, और ट्राइपोलर प्रोसेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर है, लर्नर है एंड करिकुलम है। हमारा मकसद क्या है कि हमें एक सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमें डिग्री चाहिए ना, तो उस डिग्री को पूरा करने के लिए एक करिकुलम सेटअप किया है और वो करिकुलम हमें टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसीलिए करिकुलम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया। देखिए एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ट्राइपोलर प्रोसेस को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, कभी कभार इसके वेरिएबल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से 3 वेरिएबल्स आते हैं, तो टीचर और लर्नर तो है ही, लेकिन आपको 3rd वेरिएबल में कंफ्यूज कर देंगे, वो या तो सोसाइटी लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे, लेकिन हमें करिकुलम को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है या दूसरा नेचर या फीचर है, टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। देखिए इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग तो हमने पहले ही समझ लिया था। एजुकेशन तो एक बहुत बड़ी डोमेन हो गई, राइट। एजुकेशन एक ब्रॉड फील्ड हो गई जिसमें टीचिंग एक पार्ट है एंड लर्निंग भी एक पार्ट है, राइट। लर्निंग तो द अदर वे राउंड है ना, जब आप लर्न करने की प्रोसेस में है तो उसे लर्निंग कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग ये तो टीचिंग से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हमने देख लिया है। 3rd इज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ऑफ कोर्स ये आपके इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चीज़ों को आत्मसात करता है, समझता है, ये उस एबिलिटी पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी कहा जाता है। इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। टीचिंग में ऑटोनॉमी हाई डिग्री की है, और ये ऑटोनॉमी किसके पास रहती है? ऑफ कोर्स टीचर के पास रहती है, राइट। हमें बचपन से ही मोल्ड किया जाता है, एक तो हमारे घर से, और जो दूसरे बहुत इम्पॉर्टेंट कोई अगर हमारी लाइफ में तब होते हैं तो वो टीचर ही होते हैं, क्योंकि वो हमें और नई नई चीज़ें सिखाते हैं, इसलिए उनके हाथ में सबसे ज़्यादा बड़ी ऑटोनॉमी होती है, राइट। ऑटोनॉमी यानी कंट्रोलर, ठीक है, वो अपने हिसाब से हमें ज्ञान देते हैं, जिस तरीके से मोल्ड करना चाहे वो कर सकते हैं, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं बचपन में, यस और नो। देन इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स टीचर को सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर टीचर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड या बहुत ही वेल प्लान तरीके से हमारे आगे कोई कंटेंट रखेंगे तो हम भी जो लर्नर्स होते हैं वो भी अपने आप ही सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनना सीख जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, चाहे आप सिलेबस के रूप में से देख लीजिए, यू नो, जैसे आप प्रोफेशनली आप देख लीजिए, और या तो आप अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी देख लीजिए। आप हर समय, हर पल, हर दिन कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी से सीखते हैं और किसी ना किसी को कुछ सिखाते भी हैं। ये रोज़ चलता है, हर पल चलता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चाहे आप इसे स्कूल में ले लें या घर में ले लें या वर्क प्लेस में ले लें, कहीं भी। एंड लास्ट, टीचिंग इज़ अ सोशल सर्विस। ऑफ कोर्स टीचिंग एक सोशल सर्विस है ही। आप देखिए एक टीचर जो होता है उसकी क्लास में कम से कम 40-50 इतने स्टूडेंट्स होते हैं, और यूट्यूब में तो न जाने कितने, है ना। तो एक टीचर कितने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देता है, ये भी तो एक टाइप की सोशल सर्विस ही है। जाने अनजाने में किसी की बात, किसी टीचर की कही हुई बात पता नहीं उसके किस स्टूडेंट को कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाए, तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये इन्फ्लुएंसर सब कहते हैं। इंडिया में टीचिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं दिया जाता है, लेकिन आप माने या ना माने, एक टीचर सच में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। और
वो न जाने कितनी लाइव्स को अफेक्ट करता है अपनी बातों से। तो यस, सोशल सर्विस तो वो बिल्कुल करता है, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ये भले आपको थोड़ा इजी भी लग सकता है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बड़े घुमा फिरा के और किसी न किसी तरीके से इसको पूछ ही लिया जाता है हमारी एग्ज़ाम में, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। फर्स्ट वन इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, नाम से ही आपको पता लग सकता है ये टारगेट करता है लर्नर की मेमोरी को, और ये बहुत ही प्राइमरी लेवल होता है, इसीलिए फर्स्ट लेवल है। ये हमें दिया है हर्बर्ट ने, ही इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन एंड लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। देखिए, शुरू में ही जब हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है तो हमें क्या बताया जाता है, हमें सारी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, ABCD सिखाई जाती है, तो उसमें तब तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, राइट। लेकिन हमें क्या दिया जाता है, फैक्ट्स के थ्रू नॉलेज दी जाती, हमें सिर्फ एक सेट ऑफ फैक्ट्स दे दिए जाते हैं, हमें उसे लर्न करना होता है। इसीलिए ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये क्रैमिंग पे एम्फेसिस करता है, दैट इज रोट लर्निंग। और इसमें आपसे अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि लर्नर्स तो इतने छोटे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे। इसीलिए पिक्चर्स दिखा के या किसी न किसी तरीके से जो जिनसे वो परिचित है वो चीज़ें दिखा के उनको लेटर्स याद करवाए जाते हैं, वर्ड्स याद करवाए जाते हैं एंड नंबर्स याद करवाए जाते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स हियर, ठीक है ना। जैसे बच्चे को कोई पिक्चर दिखा दिया, कोई बॉल की पिक्चर दिखा दी, कोई फ्रूट की पिक्चर दिखा दी, उससे उसमें एक स्टिमुलस पैदा होता है, यानी उसे वो चीज़ याद आती है और उसी के बेसिस पे वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है मेनली कैसा होता है, ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप होता है। बच्चों से लेटर्स बुलवाए जाते हैं, है ना, नंबर्स बुलवाए जाते हैं, उनको लिखवाया भी जाता है, और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है। जैसे आप देखते हैं ना, ऐसे उन्हें दे दिए जाते हैं, माई मदर, माई फैमिली, माई स्कूल, माई सेल्फ, ये सारे ऐसे उनको दिए जाते हैं ताकि बेसिक वो चीज़ें अपने बारे में जान सके और लिख सके। टीचर सेंटर टाइप ऑफ लर्निंग होती है। ऑफ कोर्स टीचर ही यहाँ पे सारे करता धरता होते हैं, टीचर पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए टीचर सेंटर टाइप ऑफ लर्निंग है। टीचर प्लेज एन एक्टिव रोल वेयर एज द लर्नर प्लेज अ पैसिव रोल। टीचर को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और लर्नर सिर्फ पैसिव रोल में चीज़ों को सुनते जाते हैं और याद करते जाते हैं। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे आपने फैक्ट्स तो बता दिए बच्चों को, अब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसे अंडरस्टैंड भी करें, समझे भी। देखिए, मॉरिसन इज द एक्सपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इट फोकसेस ऑन द मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज मास्टरी एंड इनसाइट। यहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें, अच्छे से आप उसमें मास्टर हो जाएं, और प्लस आपको उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, वो भी समझ में आ जाएं। The pupil is made to understand the generalizations, principles and facts, and hence this level does not encourage rote learning. अब यहाँ पे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जैसे आपको ग्रेविटी का लॉ समझा दिया, अब आप उसे हर चीज़ पे अप्लाई करें और किस बेसिस पे आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, यही आपसे यहाँ पे कहा जाएगा, और रोट लर्निंग को यहाँ पे बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाएगा। देन द प्यूपिल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, क्योंकि वहाँ पे प्यूपिल को समझाया जा रहा है, लर्नर्स को समझाया जा रहा है, लैब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी आपको समझाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होने लगता है। द लर्नर्स कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस वेरेवर एंड व्हेनेवर दे फील लाइक। यहाँ पे आपको क्योंकि समझना है चीज़ों को, तो ऑफकोर्स क्वेश्चंस अराइज होंगे, इसीलिए यहाँ पे लर्नर्स को पूरी छूट होती है कि वो जहाँ चाहे उस वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Here the active role is played by both the teacher and the learner. अब लर्नर इस एज तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो भी एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। टीचर इज नॉट इनटू अ डोमिनेटिंग और अथॉरिटेरियन रोल एट दिस लेवल। यहाँ पे टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको बच्चों को अपने डिस्कशन में शामिल करके ही चीज़ों को समझाना है, इसीलिए वो डोमिनेट नहीं करेंगे और अथॉरिटेरियन रोल में भी नहीं आएंगे। लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन आर दी सेवरल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड।
जहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके चीज़ें समझा दी जाएंगी और डिस्कशंस को बढ़ावा दिया जाएगा। टीचर स्टूडेंट में भी डिस्कशन को इन्वॉल्व किया जाएगा और जो आपस में ग्रुप प्रोजेक्ट्स जैसे बच्चों को दे दिए जाते हैं वो अपने आप डिस्कस करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं, उसे भी यहाँ पे एनकरेजमेंट मिल जाएगी। अब मॉरिसन ने इस लेवल को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। देखते हैं कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले है एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ा है उसकी प्रीवियस नॉलेज को आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, और वो कंटेंट को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि वहाँ बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, कौन से कॉन्सेप्ट्स उसको समझ नहीं आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसे मैथ्स का सम सॉल्व करने को दे दिया है। अब जब वो सॉल्व करता है तो उसे शायद डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ये चीज़ें तो आपको लॉन्ग बैक सिखा दी जाती है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे और सम्स देंगे, डिवीजन के देंगे, मल्टीप्लिकेशन के देंगे, ताकि उसकी वो चीज़ सही हो पाए, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ में प्रेजेंटेशन आ जाएगी, यानी कि प्रेजेंटेशन में आप उसके मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स की शॉर्ट कमिंग्स को फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोज्ड एंड रिकैपिचुलेटेड अंटिल द स्टूडेंट डेवलप्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब ये तो बेसिक है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आएगा तो आगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल फोकस करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, जो कंटेंट उसे नहीं आ रहा था उसको हम तब तक समझाएंगे जब तक उसे बराबर से उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। एसिमिलेशन अब इन दोनों को ऐड करके होगा। जैसे हमने देख लिया उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, हमने नई चीज़ें भी पढ़ा दी, अब हम दोनों को एसिमिलेट करेंगे। और फिर क्या होगा, इसमें जनरलाइजेशन होगी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ दे देंगे, वर्किंग इन लैब एंड टेस्टिंग ऑफ कंटेंट। अगर लैब ओरिएंटेड कोई चीज़ें हैं तो हम उसको वहाँ पे क्लियर करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि अब बच्चे को चीज़ें कितनी समझ आई हैं। ऑर्गेनाइजेशन, pupils are provided occasions for representation। हमने तो हमारा पार्ट कर दिया, राइट। अब लर्नर्स की बारी है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए। जो हमने प्रीवियसली अब उनको जितना जो भी सिखाया है, एसिमिलेट करवाया है, अब वो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से, रिसाइटेशन, यानी प्यूपिल्स हमें ओरली उस चीज़ को समझाएंगे, ठीक है, जो कि फिर फॉलो होगी ऐसे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। जैसे हमने हो सकता है कोई चैप्टर दे दिया है, कोई पढ़ाया है उन्हें, और हम उन्हें कह सकते हैं कि अब आप हमें उसकी समरी बताइए। आप शॉर्ट एकदम थोड़े से शब्दों में हमें बताइए कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है, समरी टाइप। जैसे आप बस एक शॉर्ट में बता दीजिए कि आपको इस चैप्टर से क्या समझ आया है। और या तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी लर्नर की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे टीचर का रोल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और लर्नर का रोल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लर्नर अब ग्रो हो गया है और वो इस क्षमता में आ चुका है जहाँ पे उसको जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो अब वो रिफ्लेक्ट कर पाए। इसके एक्सपोनेंट है हंट। हंट इज द एक्सपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और ये कैसा है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड हियर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अब आपने जितनी थियोरी थी, जितनी आपकी शॉर्टकमिंग्स थी, वो सारी आप ओवरकम कर चुके हैं। अब आती है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करने की बारी। अब हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम्स दे दी जाए कि चलिए ये प्रॉब्लम है, अब आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर्स की फिर बारी आती है कि वो क्या करते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। The learners are able to develop their attitude by making them face a problematic situation and are evaluated on the basis of how they react to it, है ना। ये बेसिकली इंटरव्यूज वगैरह में ज़्यादा होता है, राइट। या अगर आपकी जो एजुकेशन की फील्ड उस तरीके की है जहाँ पे सिमुलेशन के द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम्स दे दी जा रही हैं, तो आपको फिर चेक किया जाएगा कि आप किस तरीके से वो टैकल कर रहे हैं। The learners are highly active at this level and the classroom environment is democratic, sufficiently open and independent। देखिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं
देखिए डेमोक्रेटिक इन द सेंस क्या, जहाँ पे आप अपनी बात फ्रीली रख सकें, ओपन एंड इंडिपेंडेंट, जहाँ पे लर्नर्स को कोई हिचकिचाहट ना हो कि अरे मैं अब ये क्वेश्चन कैसे पूछूं, ठीक है। द लर्नर्स नाउ बिकम प्राइमरी एंड द टीचर बिकम्स सेकेंडरी। एग्जैक्टली, अब जो पहले प्राइमरी लेवल में टीचर का रोल था ना, अब वो किसका हो जाता है, लर्नर्स का, और टीचर सिर्फ गाइड करने के लिए रह जाते हैं अब। Some of the teaching methods include heuristic method, experimental analytic method and inquiry oriented method. Heuristic method भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स को ही सेंटर बना दिया जाता है और सारा फोकस इसी पे होता है कि आप न्यू हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन कैसे होगा, ऐसे टाइप होगा wherein the attitude, belief and involvement of the learners are also checked. ऐसे टाइप में मेनली ये देखा जाता है कि आप किस तरीके की क्रिएटिविटी यूज करके उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं, जहाँ पे आपसे थोड़ा सा इंटरनली कनेक्ट होके देखा जाएगा कि आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, किन चीज़ों में आप विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके इनर लेवल और हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को टेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये 3 लेवल्स थे, ठीक है। इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जहाँ पे हमने थोड़े बेसिक्स पढ़े टीचिंग के। आगे हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। एंड डोंट वरी, MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम धीरे धीरे इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ पूछना है, एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ पूछना है, इन टॉपिक्स के बारे में कुछ पूछना है, या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो बिल्कुल यू आर वेलकम। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिए, अपनी क्वेरीज को लिखिए, हम ज़रूर उसे नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, टेक केयर, स्टडी हार्ड, डू वेल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।